अब हम एग्जैक्टली जो शुरू करेंगे टॉपिक बेटा वो होगा हमारा सेल साइकिल। सेल साइकिल एक्चुअली डिवाइडेड होता है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का, ठीक है। सेल साइकिल एक्चुअली शुरू होता है कुछ इस तरह से, इसके टू पार्ट्स होते हैं मेनली। द वन इज इंटरफेस एंड द अदर इज एम फेज। इंटरफेस एंड एम फेज, और ये पूरा साइक्लिक मैनर में होता है बेटा कुछ इस तरह से, इंटरफेस एम फेज इंटरफेस एम फेज। तो ये साइक्लिक मैनर में होता रहता है बेटा। क्या चीज? तो पिक्चर ब्लर दो से सही है बेटा, नेटवर्क इशू होगा आपके एंड पे बेटा, थोड़ा सा परेशान मत हो। आई एम डूइंग इट विद द रिकॉर्डिंग फीचर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। ओके, तो देखते हैं बेटा, इंटरफेस एम फेज इंटरफेस एम फेज, तो ये साइकिल फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। अंडरस्टूड बेटा? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेल साइकिल। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जिसका नाम है इंटरफेस। ओके, शुरू करूं बेटा इंटरफेस से? Yes, sir. ओके, Yes, sir. इंटरफेस को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। बट जैसे कि आप जानते हो कि जब कुछ हमें नया काम करना होता है तो उसके पहले रेस्ट नहीं होता, तो इसका पूरा नाम होता है रेस्टिंग कम प्रिपरेटरी फेज, Preparatory stage. ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ये प्रिपरेशन कर रहा होता अगले इवेंट के लिए। अब वो प्रिपरेशन जो आपने अभी पूछा कि सेल के पास मटेरियल कहां से आता है, तो प्रिपरेटरी स्टेज से आता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है यहाँ पर। इंटरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू अगेन 3 स्टेजेस, ठीक है बेटा, 3 स्टेजेस। कौन कौन सा? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। जो G1 फेज होता है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। आरएनए फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आप जानते हो आरएनए में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं, तो आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके साथ साथ इसमें डिवीजन होता है 2 सेल ऑर्गेनल का, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ये पूछा जाता है भाई इसका डिवीजन क्यों हुआ, ये डिवाइड क्यों किए, तो ये बहुत जरूरी है बेटा कि आप याद करिए इसके फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रहे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लोरोप्लास्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन फूड रहे, इसलिए क्लोरोप्लास्ट होता है। इसीलिए ये सेल ऑर्गेनल दोबारा अपने आप से बन जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। पढ़ा है आपने? ये सब बड़ा तो ये उसी चीज को शो करता है कि इसलिए दोनों अपने आप से बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एस फेज। एस इज सिंथेसिस फेज, दिस इज ग्रोथ 1 फेज एंड दिस इज सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा डीएनए की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा डीएनए रिक्वायर है। क्यों? ये अभी आपको पता चलेगा जब आप सेल साइकिल वाले इवेंट्स पढ़ोगे। तो ये समझ में आया बेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। Yes, sir. सामिया समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जाते हैं बेटा ग्रोथ 2 फेज पे। यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा और आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और इसके बाद सेल अपने अगले इवेंट पे चला जाता है जो है उसका एम फेज। ओके बेटा? ओके बेटा? वेट, ये पूरी स्टेज जो है आपकी इंटरफेस है। कहते हैं कुछ सेल अगर करना चाहें तो थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं, तो उसके लिए एक स्टेज बनाते हैं G0 स्टेज। दिस इज एग्जैक्टली द रेस्टिंग स्टेज। ओके, एंड आफ्टर रेस्टिंग दे अगेन गो फॉर सिंथेसिस। ओके, सर मतलब G0 में प्रिपरेशन नहीं, वो रेस्ट कर रहे होते सेल वहां पे, मतलब इतना करने के बाद वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं।
जिनको सेल डिवीजन करना होता है वो डायरेक्टली एस फेज में चले जाते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, देखिए G1 यानी ग्रोथ 1 फेज, डीएनए रेप्लिकेट्स एंड ग्रोथ 2 फेज। दिख रहा है? अंडरस्टूड बेटा? कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ प्रीति आप पूछिए, क्या कह रहे थे आप? सर जो G0 होता है हाँ वो जैसे स्टेज इसमें लिखा होता है, हाँ तो मतलब तो 3 स्टेज क्यों लिखा है, 4 स्टेज होना चाहिए ना? बेटा जनरली तो ये 3 स्टेज ही होते हैं ना, लेकिन फॉर द टाइम अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है देन दे गो फॉर दिस। एग्जाम में पूछेगा तो हम 3 लिखें कि 4 लिखें? 3 लिखेंगे आप, मैंने तो 3 लिख के बताया आपको, ये और यही तो लिखेंगे आप। अंडरस्टूड? लेकिन अगर दिया है देन आप ये लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ आई बेटा? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नहीं सर। क्लियर है? यस सर। आगे प्रोसीड करूं? यस सर। ओके, तो इंटरफेस के बाद सामिया कौन सी स्टेज आती है बेटा? एम फेज। आरोही, एम फेज का नाम एम फेज है, क्यों? क्योंकि एम फेज को हम लोग बोलते हैं क्या? डिवीजन फेज। क्या बोलते हैं आरोही? Sir, division phase. Division Sir, phase. it is M because their mitosis and meiosis happens. वेरी गुड। और सेल डिवीजन जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? माइटोसिस एंड मियोसिस। और दोनों का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? दिस इज वाई, दैट इज वाई इट इज एम फेज। ओके बेटा, दैट इज वाई इट इज एम फेज। यस बेटा बताइए। सर एम फेज का दूसरा नाम सर मायोटिक फेज भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सर एक जगह लिखा था सर मायोटिक फेज है, ये क्या होता है? गलत लिखा है बेटा। सर मायोटिक फेज होता है? सर मायोटिक डिवीजन लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल सही आप आए हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर मतलब मायोटिक फेज कुछ नहीं होता? एम फेज एक्चुअली इस वजह से आता है। एम फेज आप मियोसिस जी पढ़ोगे तब भी आपका ये एम फेज आएगा। एम फेज एक्चुअली इसलिए लिया जाता है कि दोनों लेटर जो है स्टार्टिंग के वो एम है, इसलिए बोला जाता है बेटा इसको। वो मियोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन या मियोटिक डिवीजन। ये जब मियोसिस होगा तो मियोटिक डिवीजन बोलोगे ना इसको, क्या बोलोगे? मियोटिक सेल डिवीजन, तो मियोटिक वर्ड वहां आएगा। लेकिन जब माइटोसिस, मायोटिक फेज नहीं होता ना? मियोटिक फेज नहीं होता, मियोटिक डिवीजन होता है बेटा। ठीक है, मियोटिक डिवीजन होता है। अच्छा, सबसे पहले हम कंपैरिजन पढ़ते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में, क्योंकि ये बहुत जरूरी इस पे क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। इसको आप इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो। क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट in daughter cell remain equal as present in their parent cell। ठीक है, their parent cell। जितने क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम पेरेंट सेल, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। सपोज करो अगर पेरेंट सेल के पास 2 क्रोमोसोम हैं तो उससे जो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास भी क्रोमोसोम जाएंगे, तो कितने होंगे बेटा? 2 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, ये जो होता है बेटा माइटोसिस से 2 डॉटर सेल बनते हैं। इट गिव राइज 2 डॉटर सेल। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन में कितने डॉटर सेल बनते हैं बेटा? 2 डॉटर सेल बनते हैं। और माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मींस आपके रेगुलर बॉडी सेल में, लाइक स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गया, ऑर्गन हो गया, इन सब में जो डिवीजन होता होगा वो कौन सा होता होगा बेटा? माइटोसिस होता होगा। भाई स्किन का एक सेल अगर डेड होता होगा, इससे न्यू सेल बनता होगा, तो इसमें भी जितने क्रोमोसोम होते होंगे सिमिलर होते होंगे ना।
Yes, sir. Yes, sir. इसलिए यहाँ पे कौन सा डिवीजन रिक्वायर्ड है? माइटोसिस रिक्वायर्ड है। ओके, अब अगर मियोसिस के फीचर्स की बात करूं तो मियोसिस में हम कहते हैं इसको बेटा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं शुभ? सर क्योंकि इसमें अलग अलग जाति से नंबर में नहीं जाते। नंबर ऑफ क्रोमो, ऐसे बोला करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डॉटर सेल, यस बेटा, रिड्यूस टू हाफ एज प्रेजेंट इन देयर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम है उसके आधे हो जाते हैं। सपोज करो पेरेंट के पास 2 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम जाएंगे? 1 इन ईच। ओके, ठीक है। दिस सेल डिवीजन गिव राइज 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल बनते हैं इससे। ठीक है, और ये किस में होता है बेटा? गैमेटिक सेल, गैमेटिक सेल जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। गैमेटिक सेल जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए, ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल 2 लोग होते हैं बेटा, मेल और फीमेल। तो मेल में गैमीट जो होता है स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन जो होगा वो आपका मियोसिस से होगा, और फीमेल में जो ओवम फॉर्मेशन होगा वो भी किससे होगा बेटा? मियोसिस से होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? तो एक बार जरा इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको, एक बार इसको फिर से रिवाइज कराता हूं, फिर आप इसको समझ जाएंगे। एम फेज को डिवीजन फेज कहते हैं, और सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस कंपैरेटिवली देखते हैं बेटा, कंपैरिजन बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। माइटोसिस को बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस को बोलते हैं हम लोग रिडक्शनल डिवीजन। जो माइटोसिस होता है बेटा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल और पेरेंट सेल में बिल्कुल इक्वल होते हैं, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। जो माइटोसिस होता है बेटा ये सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जो होता है वो गैमेटिक सेल में होता है। तो ये समझ में आया बेटा आप लोग को? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, no, sir. सबको? No, sir. Yes, sir. ओके, आदिति, अनन्या, जागृति, अर्चिता, Yes, sir. गॉट दिस बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेल डिवीजन, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन की, जिसका नाम है माइटोसिस। आज काफी अच्छा लग रहा होगा ना ये फीचर्स देख करके? Yes, sir. समझ में आ रहा है डायग्राम देख देख करके? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी इसके रिकॉर्डेड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट आपका है माइटोसिस, इसको बोलते हैं बेटा, जल्दी ही, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन। और कोई भी डिवीजन होगा बेटा वो 2 स्टेप में डिवाइड होगा। द फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियो वर्ड है बेटा उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग या डिवीजन। ठीक है, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड देन आफ्टर साइटो मीन्स होता है सेल, सेल या साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ सेल, आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस। क्लियर बेटा? Yes, sir. एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. ओके, जो आपका कैरियोकाइनेसिस है बेटा वो डिवाइड होता है 4 स्टेजेस में। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? प्रोफेज, यस बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज
एंड Telophase. टेलोफेज। क्लियर? तो कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है आपका 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्लियर है बेटा? Yes, sir. शुरू करूं फर्स्ट स्टेज प्रोफेज से? Yes, sir. रेडी एवरीवन? Yes, sir. ओके। सर हाँ बेटा। सर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस में तो फंक्शन में क्या डिफरेंस होगा? फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा है और यहाँ सेल ब्रेक कर रहा है, तो फंक्शन तो ये है ही ना डिफरेंस। ये सर बस ये तो सर एक ही पॉइंट होगा सर, एक ही पॉइंट लिखना है बस। तो बेटा तुम्हारे में आता तो डिवीजन 1 मार्क्स में ही है ना, और Okay, sir. वन बेसिस होता है, देन कितने पॉइंट्स लिखोगे आप? नो सर समझ गया। ठीक है, चल भाई आगे देखते हैं। अब हमारी पहली स्टेज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज, कौन सी स्टेज है? Prophase. प्रोफेज। ठीक है, आज काफी कलरफुल दिख रहा है आप लोग को ना। Yes, sir. तो हम लोग देखते हैं इवेंट्स, क्या क्या काम होते हैं प्रोफेज में। भाई सेल अभी अभी हो क्या है इंटरफेज से, तो बहुत सारे नए काम होंगे, बहुत सारे करने होंगे उसको। क्या क्या होगा? सबसे पहले आप जानते हो सेल में सिमेट्री नहीं होती, तो सिमेट्री नहीं होती उसके लिए क्या करते हैं? ऑल सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व, Cell nucleus will dissolve in हाँ जी, except एक्सेप्ट न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को छोड़ करके सारे सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या फर्क पड़ता है? साइटोप्लाज्म बिकम थिक, साइटोप्लाज्म बिकम थिक। यस बेटा, थिक हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है बेटा? न्यूक्लियस में चेंज आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में। हाँ बेटा, आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो धीरे 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 माइल्ड पड़ रही है, ब्रेक हो रही है, धुंधली सी हो रही है। दिख रहा है आपको? और ये भी आपका जो न्यूक्लियोलस है ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये भी आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जैसे ही ये गायब हो जाएगा तो क्रोमैटिन फाइबर, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है सेल डिवीजन, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा? क्रोमोसोम। ओके बेटा, क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। ये वाला शेप बनाएंगे, ये वाला शेप बना लेंगे। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ये वाला शेप बना लेंगे। फिर क्या होता है बेटा? यहां क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट्स टू फॉर्म, यस बेटा, यस बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। अब देखो, जो आपने देखा था वहां डीएनए रेप्लिकेट किया था, इस वाले स्टेज पे आप देख रहे थे ना कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। तो ये रेप्लिकेशन यानी डबल डीएनए इसलिए हो रहा था क्योंकि जब यहाँ स्टेज डिवीजन हो तो ये जो आपका सिंगल क्रोमोसोम बना हो ये रेप्लिकेट करके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी इस तरह से बना ले, यानी ये टेट्राड वाला स्ट्रक्चर दिख जाए आपको। समझ में आया बेटा? सर आपने क्या बोला? कौन सा स्ट्रक्चर? ये टेट्राड स्ट्रक्चर, 4 आर्म्स वाला, टेट्रा 4। ये डुप्लेट वाला स्ट्रक्चर या टेट्रा वाला स्ट्रक्चर है। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? अपीयरिंग ऑफ, यस बेटा, अपीयरिंग ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, अब इसको याद रखना है बेटा, ये किस में होगा? केवल एनिमल सेल में होगा। यस बेटा, ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, क्या होगा? सेंट्रोसोम, यस बेटा, डिवाइडेड इनटू 2 सेंट्रियोल। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, आपको 2 सेंट्रियोल्स दिख रहे होंगे। देखिए 1 and 2 दिख रहा है आपको? सर कहां पे? एक सेकेंड, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, ठीक है।
और ये जो सेंट्रियोल होते हैं बेटा, इन्हीं के बाहर ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इन्हीं को नाम देते हैं हम लोग एस्टर्स। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एस्टर्स। ठीक है, एंड दिस सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट एंड। ठीक है, सेंट्रियोल starts moving towards opposite end, opposite end या opposite pole कह सकते हैं। ठीक है, opposite pole की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? centrioles arise, spindle fiber which get attached. yes beta which get attached with yes beta attach with centromere। किससे अटैच हो जाएंगे बेटा? सेंट्रोमियर। देखिए बेटा, अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका ये एक सेंट्रियोल है, ये आपका दूसरा सेंट्रियोल है, यहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम है, तो इसमें से ऐसे ऐसे करके एक आर्म निकलेगी, एक ब्रांच निकलेगी, जिसको आप स्पिंडल फाइबर कहोगे। ठीक है, दोनों साइड से, दोनों एंड से। ठीक है, ये इस तरह से अटैच कर जाएंगे और लास्ट पॉइंट आपका यहां बनेगा क्रोमोसोम starts moving towards इक्वेटर। ठीक है, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, यानी इसको खींच करके इस मीन पोजीशन पे लाएंगे। दिख रहा है बेटा आपको? यहां से इसको शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन की तरफ। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? एक बार सारे इवेंट्स को हम फिर से पढ़ देते हैं। देखिए क्या होगा बेटा? ऑल सेल ऑर्गेनल्स डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी सारे सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व हो गए हैं, जिससे साइटोप्लाज्म कैसा हो गया बेटा? डेंस हो गया है, थिक हो गया है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गया है। क्रोमैटिन फाइबर्स ने कंडेंस होकर के एक शेप बना लिया, इसको आप क्रोमोसोम बोलते हो। ठीक है, क्रोमैटिड्स जो थे क्रोमोसोम के डुप्लीकेट्स होकर के ये आर्म्स बना लिए, टेट्रा स्ट्रक्चर बना लिए, जिनको आप सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे हो, जिसको आप सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे हो। सेंट्रोसोम अपीयर किया है ओनली इन एनिमल सेल्स में। सेंट्रोसोम जो है बेटा डिवाइड हो गया है 2 सेंट्रियोल्स में। सेंट्रियोल्स जो है ऑपोजिट पोल की तरफ आ गए हैं और वहां से क्या राइज करी है? स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच हुए हैं? सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के अटैच हो गए हैं और इसी वजह से क्रोमोसोम्स कहां जाने लगे हैं? इक्वेटर की तरफ जाने लगे हैं। समझ में आया बेटा? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? हाँ बेटा। सर सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या अंतर होता है सर? बेटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी मियोसिस में आएगा। अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे आप एक ही क्रोमोसोम की बात करोगे तो ये सिस्टर क्रोमैटिड निकलेंगी। अगर किसी दूसरे क्रोमोसोम की बात करें तो उसका ये ब्रांच और ये दूसरी वाली क्रोमोसोम की ब्रांच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी। जैसे अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो अगर इन 2 ब्रांच की आपस में बात हो रही होगी तो ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड होगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इन 2 ब्रांचेस की बात हो रही होगी तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होगी। क्लियर? और हमेशा जो चेंजिंग होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होता। ओके, अंडरस्टूड बेटा? ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपको डायग्राम से देखने को मिल रहा होगा। इसके लिए 2 क्वेश्चन आते हैं आपको कि इट इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इट इज द शॉर्टेस्ट स्टेज, सबसे छोटी स्टेज होती है सेल डिवीजन की, सेल साइकिल की सबसे छोटी स्टेज। क्या होता है इसमें कि क्रोमोसोम लाइंड अप ऑन इक्वेटर। ओके बेटा, क्रोमोसोम कहां देखो अब लाइन अप हो गए हैं क्रोमोसोम इक्वेटर्स पे आकर के। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है बेटा? ये पार्ट क्या है? ये एक्रोमेटिक स्पिंडल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये एस्टर्स हैं आपके, और इस तरह से पूरा अटैच होकर के इस तरह से लाइन अप हो गए हैं। दिख रहा है बेटा आपको? ये स्टेज समझ में आई बेटा?
Yes, sir. शुभ, प्रियांक, जय, बेटा समझ में आया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफेज। अब आपको देखिए ये आर्म आपको दिख रही होगी। अब एनाफेज में क्या होता है बेटा, ये जो आर्म्स अटैच थी ये शॉर्टनिंग होने लगेगी। ये आर्म जो स्पिंडल फाइबर की है आपकी, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा, इसमें क्या होने लगेगा बेटा, शॉर्टनिंग होने लगेगी, छोटे होने लगेंगे। क्या होगा बेटा, यहाँ पर शॉर्टनिंग होने, छोटे होने लगेगा। छोटे होने से क्या होगा, इस पर एक प्रेशर आएगा। प्रेशर होने की वजह से जो आपके सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे अपने अपने किसकी तरफ, सेंट्रियोल की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बेटा, फर्स्ट पॉइंट, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टेक्स प्लेस। शॉर्टनिंग ऑफ आर्म्स होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रिएटेड प्रेशर ऑन सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट्स ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू इक्वल हाफ। क्रोमोसोम आपके 2 इक्वल हाफ में ब्रेक हो गए, ठीक है, एंड स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स देयर सेंट्रियोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये इतना काम होता है बेटा आपका किसमें, एनाफेज के स्टेज में। बात समझ आई बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बेटा इसमें? No, okay. पक्का? Yes, sir. मैं नेक्स्ट स्लाइड बोलूं? सर हाँ बेटा, सर अगर डिफरेंस लिखने को आ जाए सर एस्टर और सेंट्रियोल का, सर क्या लिखेंगे हम लोग? एस्टर सेंट्रियोल का नहीं आता बेटा। सर नहीं आएगा? सेंट्रियोल के बाहर जो स्टार शेप लाइंस दिखते हैं उन्हें एस्टर रेस कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। लास्ट स्टेज आती है आपकी टेलोफेज। टेलोफेज में क्या क्या हो सकता है या होता है देखते हैं। टेलोफेज में आप देखते होंगे कि ये रीअपीयरेंस, ये आपके जितने भी क्रोमोसोम हैं, ठीक है, क्रोमोसोम आपको डायग्राम देख के ही पूरा दिख रहा होगा। क्रोमोसोम रीचेस टू पोल, क्रोमोसोम कहां आ गए, पोल्स पे आ गए, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट क्या हुआ, रीअपीयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये दोबारा आ जाएगा बेटा। ठीक है मानसी, ठीक है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगा, जिससे क्या आएगा आपको, 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विजिबल हो जाएंगे। 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विजिबल। ओके, इससे क्या होगा बेटा, 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विजिबल हो जाएंगे। और जैसे ही 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विजिबल होंगे बेटा, ये एक प्रेशर क्रिएट करेंगे ऑपोजिट आर्म की तरफ। ये सेल की ऑपोजिट आर्म की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, दिख रहा होगा, पुश करेंगे सेल को, जिसकी वजह से यहां पे एक डीपनिंग आएगी। ठीक है, जो क्रिएट करेगी, रिजल्ट करेगी, स्टार्ट करेगी, इट स्टार्ट्स साइटोकाइनेसिस। क्या करेगी बेटा, स्टार्ट्स साइटोकाइनेसिस। क्लियर बेटा? यहां पे एक इवेंट और होगा, डिसअपियरिंग ऑफ Centrioles. यस बेटा, स्पिंडल फाइबर्स। डिसअपियरिंग ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल गायब हो जाएगा तो उसके साथ जितनी भी चीजें थी सारी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर हाँ बेटा, सर इसमें तो सर स्पिंडल फाइबर सर डिसअपीयर होती, सर सेंट्रियोल तो नहीं होता? सेंट्रियोल भी गायब होता है बेटा धीरे धीरे। सेल जब साइटोकाइनेसिस होएगा तो सेंट्रियोल गायब हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस। डायग्राम अच्छा लगा?
यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल। सेल। ठीक है, अब देखो जब आपके दो दो सेल हैं, या एनिमल सेल या प्लांट सेल, जो उसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जब 2 न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं बेटा, तो इसमें डिफरेंस होता होगा साइटोकाइनेसिस में। एनिमल सेल में एक्चुअली आउटसाइड की तरफ से एक डीपनिंग शुरू होती है, और उस डीपनिंग को बोलते हैं हम लोग सेल फरो। दिख रहा होगा बाहर की तरफ से एक डीपनिंग शुरू हुई है, न्यूक्लियस इस तरफ पुश कर रहा है और बाहर की तरफ से एक डीपनिंग शुरू हुई है। इस डीपनिंग को क्या नाम देते हैं बेटा हम? सेल फरो। जबकि एनिमल जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंटर की तरफ से एक रिज पड़ती, दरार पड़ती है, और इसको हम नाम क्या देते हैं? सेल प्लेट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका साइटोकाइनेसिस में पूछा जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि कैसे डिवीजन होता है। तो आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ सेल फरो इन एनिमल सेल, विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल। ओके बेटा, अंडरस्टूड? और इस तरह से सेल 2 इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाता है। नाउ सेल डिवाइड्स इन 2 इक्वल हाफ। ओके बेटा, समझ में आया? यस सर। ये एक्चुअली था माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस। क्लियर बेटा? क्या था ये? माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में एक फॉर्मूला याद करेंगे आप, R3G। ठीक है, R3G, R R R एंड G। क्या क्या होगा? रिपेयर, रिप्लेस, रिप्रोडक्शन, यस बेटा, एंड ग्रोथ। ये चारों प्रोसेस होते हैं माइटोसिस की वजह से। भाई अगर सेल आपके कुछ डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो रिपेयर किससे होगा? माइटोटिक सेल डिवीजन से। सेल अगर ओल्ड हो गए हैं तो न्यू सेल कैसे आएंगे? रिप्लेसमेंट कैसे होगा? माइटोटिक सेल डिवीजन से। अगर यूनिसेलर एनिमल है तो नया सेल कैसे प्रोड्यूस करेगा? माइटोटिक सेल डिवीजन से। अगर किसी इंडिविजुअल को साइज बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, नंबर ऑफ सेल बढ़ाने, किससे होगा? माइटोटिक सेल। समझ में आया बेटा? ये क्या है? सर अगर एग्जाम में पूछेगा इंपॉर्टेंस, हाँ, तो सिर्फ यही 4 पॉइंट, बस यही 4 पॉइंट, बस यही 4 पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, और ये 2 मार्क्स में आएगा आपका। ठीक है बेटा, ये 2 मार्क्स में आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा इसमें? सर, हाँ बेटा। सर अगर सर हमें पूछे सर सेल फरो और सेल प्लेट का डिफरेंस बताना है सर, तो हम बता देंगे वो सर एनिमल सेल में होता है, वो प्लांट सेल में होता है सर, बस इतना बता दें। ये नहीं पूछा जाएगा ना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट साइटोकाइनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो आप बताओगे एनिमल सेल में सेल फरो के बेसिस पे डिवीजन होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट के बेसिस पे होता है। सेल फरो, सुनिए, सेल फरो आउटवर्ड टू इनवर्ड बनती है, जबकि सेल प्लेट इनवर्ड टू आउटवर्ड बनती है। ओके सर क्योंकि सर ये क्वेश्चन था ना सर मॉड्यूल्स में, सर इसलिए दिक्कत हो गई। क्या क्वेश्चन था? सर डिफरेंस बिटवीन सेल फरो एंड सेल प्लेट। हाँ तो बताइए ना, सेल फरो और सेल प्लेट का ओरिजिन कहां से हो रहा है? सेल फरो का ओरिजिन कैसे हो रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड, ओके, सेल प्लेट का ओरिजिन कहां से हो रहा है? इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, यस सर। बस इतना आप लिख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज मियोसिस। बहुत थोड़ा सा, ज्यादा सिलेबस में है नहीं। इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और इसको मेनली गैमेटिक सेल में गैमेटिक सेल में इसको रिक्वायर किया जाता है। तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इसमें ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्रोमोसोम?
46 46 और 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स क्रोमोसोम। तो इससे स्पर्म या ओवम कैसे बनेगा? तो हमेशा क्रोमोसोम जो किसी भी इंडिविजुअल में होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड स्टेज में, 2n फॉर्म में। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब पेयर में। जैसे यहां हम देख रहे हैं 23 पेयर्स, देख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड स्टेज। जब क्रोमोसोम पेयर में होगा तो क्या बोलेंगे बेटा हम? डिप्लॉयड स्टेज। मियोसिस कैन बी कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेज, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, सबसे पहले ये अपने आप को डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करेगा? क्योंकि हाफ होते हैं ना, ठीक है, अंडरस्टूड। पहले डिवाइड करके किस में करेगा? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। फिर यहां पर ये अपने मटेरियल को डबल करता है, अगेन दे फॉर्म, और उसके बाद जब दोबारा डिवीजन होता है तो कितने क्रोमोसोम आते हैं ईच सेल में? कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं बेटा? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैप्लॉइड को, हाफ को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैप्लॉइड को, हाफ को। ये इसकी अगर इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बेटा क्योंकि ये कांस्टेंट रखता है क्रोमोसोम नंबर को, कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर रखता है। मींस अगर सपोज करिए 23 पेयर्स पेरेंट के पास है, 23 पेयर्स फादर और 23 पेयर्स मदर के पास है, तो अगर स्पर्म बनेगा तो वो 23 क्रोमोसोम का होगा, ओवम बनेगा तो भी 23 क्रोमोसोम का होगा, और वापस से दोनों फ्यूज करके जब प्रोजेनी बनाएंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे, तो दोबारा कैसा हो जाएगा? वो 23 पेयर्स का। इसीलिए रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा डिवीजन रिक्वायर्ड है? बताइए। मियोसिस। ठीक है, मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, explain कर दीजिए। बताइए बेटा। Yes, sir. इसको देखिए, एक बार और explain कर दीजिए। देखिए बेटा, ह्यूमन में कहते हैं क्रोमोसोम 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है बेटा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो स्टार्टिंग जब होती है, जब गैमेटिक सेल से शुरू होता है, चाहे वो स्पर्म सेल हो चाहे वो ओवम सेल हो, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n फॉर्म में होते हैं। आफ्टर डिवीजन जो उससे एक गैमीट बनता है, स्पर्म बने या ओवम, उसमें कितने क्रोमोसोम आते हैं? पेरेंट सेल के हाफ क्रोमोसोम। दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आप मेल के पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम जाएंगे, ओवम में 23 क्रोमोसोम जाएंगे, और दोनों फ्यूज करके जब जाइगोट बनाएंगे तो कितने क्रोमोसोम जाएंगे? उसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है मियोसिस की कि इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। ओके, इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। क्लियर? Yes, sir. पक्का? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. वेरी गुड चाइल्ड। बस अब इसका लास्ट इवेंट आता है, सम रिलेटेड टर्म्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें पूछे जाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 ही 3 टॉपिक्स हैं इसमें। होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस, ये 4 वर्ड हैं, सीख लेंगे पूरा चैप्टर आपका हो जाए कंप्लीट। होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस, चेज़्मा एंड क्रॉसिंग ओवर, ये 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट इवेंट है। ठीक है बेटा, कहते हैं व्हेन क्रोमोसोम इज ऑफ सेम शेप एंड साइज, तो क्या बोलेंगे आप उसको? होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम का पेयर सेम शेप और साइज का है, तो उसको क्या नाम देंगे बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। यस बेटा, अगर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम,
इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, यानी इनका पेयरिंग कर दिया जाए, एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, क्या नाम देंगे इसको बेटा आप, सिनेप्सिस। ठीक है, अब यही क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, अभी मैं आपको बताया मैंने नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम का ये आर्म और एक क्रोमोसोम का ये आर्म आपस में अटैच हो जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या नाम देंगे, ठीक है, चैस्मा इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा ना ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर हैं, और ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म होंगे तो वो सिस्टर होंगे आपस में, और दो अलग अलग होंगे क्रोमोसोम तो उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन सिस्टर बोलेंगे। ठीक है, और जब आप एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कराओगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कराओगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, क्रॉसिंग ओवर। ओके बेटा, चाइज्मा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ बेटा, चाइज्मा इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर। ओके, और ये चारों टर्म्स 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपके, 1 मार्क्स का ये मतलब 1 ईच है। ठीक है, हाँ बेटा, मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मटेरियल मतलब कांटेक्ट, सर किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? अरे सर इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर मान लीजिए ये आर्म है और ये आर्म आपस में अटैच हुई तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या नाम दोगे आप, तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने बोला था अभी, क्या बोला था, नॉन सिस्टर, ऐसा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा ना सिस्टर क्रोमैटिड्स का। खुद सोचो, अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स का बात की जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये, तो इसको तो सेंट्रोमियर नाम देते हो ना, लेकिन हम किसके लिए बोलेंगे, इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अंडरस्टूड बेटा, बात समझे बेटा। अब मटेरियल की बात ये हुआ कि अगर मान लीजिए इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो इस तरह से है और इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो इस तरह से है, इसने इसको दे दिया ये वाला पार्ट, इससे ले लिया ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा ऐसा हो गया, ये सपोज करो पूरा ऐसा था और ये पूरा ऐसा था, एक्सचेंजिंग के बाद ऐसा दोनों ने शेप ले लिया, नीचे वाले ने, एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है। मटेरियल क्या है? मटेरियल इन द सेंस ये जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, ओके सर, ओके, जीन की बात हो रही है। क्लियर बेटा, यस सर, नाउ इज दिस क्लियर। यस सर। तो ये एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट है आपका सेल साइकिल का, और ये कॉन्सेप्ट यहां पर होता है दी एंड। ओके, तो होपफुली ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक क्लियर होगा इसी सबका। यस सर। ओके।